In today's class as well, हमारा जो मोटिव है वो सेम है. We have the same motive. The motive is कि वैसे ही हम एक चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं जैसे हमने पिछली क्लास में रिवाइज किया था. And the chapter which we will revise today is chapter number 3. Very good, Shiva. You are absolutely right. We'll be revising chapter number 3. That is motion in straight line. All right. आप बच्चों की डेट शीट भी आ गई है. I think most of the students are having their papers from 17th and the papers are till 31st October for most of you. कुछ बच्चों का होम साइंस का भी पेपर है. That is on 4th October. 4th November, sorry. ऐसा ही है सिचुएशन पेपर्स का. राइट, ग्रेट. तो पेपर के पहले जितनी भी क्लासेस हैं आपको हमारा एम पता है. हमारा एम यही रहेगा कि आपका जो चैप्टर है वो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन उस चैप्टर की करके उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए. आई थिंक आप सबको रिकॉर्डिंग भी मिल गई थी और नोट्स भी मिल गए थे क्लास के. राइट, यू गाइज रिसीव द रिकॉर्डिंग एज वेल एंड द नोट्स टू. तो वो वाला जो लिंक है ना उसको बुक मार्क करके रखना, उसको सेव करके रखना. उसी लिंक में आपके बाकी नोट्स और बाकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी अपलोड होते रहेंगे. एक ही लिंक पे आपकी सारी चीजें आती रहेंगी. क्लास खत्म होने के 1-2 दिन बाद वो सब चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी उसी सेम लिंक पे. ऑल राइट, कोई और डाउट्स? जैसे पिछली क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड दिस कंसर्न कि मैम रिकॉर्डिंग और नोट्स नहीं मिले. चलो अब वो कंसर्न सब बच्चों का दूर हुआ, रिकॉर्डिंग और नोट्स मिल गए. ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस, वेरी गुड. अगर क्लास के बीच में कभी ऐसा हो कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या मेरी वीडियो दिखाई नहीं दे रही है या फिर स्क्रीन शेयर दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लीज, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो. एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करो. एंड अगर सब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो उसका फिर सोल्यूशन मैं निकालूंगी. तो मुझे चैट बॉक्स पे अपडेट करते रहना. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर से हमारी एक नई चीज शुरू हो रही है. नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स के साथ हम डील कर रहे हैं और इस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स. सो कैन यू गाइस टेल मी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? बता सकते हो कि मैकेनिक्स का मतलब क्या है? तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो स्टडी करती है मोशन को. इट स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन. ठीक है. मैकेनिक्स इज अ ब्रांच, जैसा अर्चना ने बोला, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मोशन को स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स में. और मैकेनिक्स जो होती है दैट इज अ स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन. गुड जॉब गाइस, गुड जॉब तृप्ति, अर्चना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. अब कॉज का मतलब क्या हो गया? अगर आप मेरे से पूछो कि मैम ये कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, तो कॉज माने वी आर डीलिंग विद थिंग्स लाइक फोर्स, कि मोशन हुआ क्यों. राइट, वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट कि मोशन हो क्यों रहा है. ऑन दी अदर हैंड अगर इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट माने कि अब आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर गई तो उसके बाद आप उसके पैरामीटर्स को देख रहे हो. जैसे अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ मोशन होते हैं. ठीक है. सो द ब्रांच दैट डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन, दैट ब्रांच इज नोन एज डायनामिक्स. एंड द ब्रांच दैट डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ मोशन, जो ये इफेक्ट ऑफ मोशन के साथ डील करती है, दैट ब्रांच इज नोन एज काइनेमैटिक्स. सो अभी हमारा जो सिलेबस है दैट इज बिगिनिंग विद काइनेमैटिक्स. ठीक है. इतना तो सबको क्लियर है. आई थिंक इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा. एनी डाउट सो फार गाइस? ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब मुझे ये जानना है कि हम ये मोशन और रेस्ट बहुत सारी चीजें बोलते हैं. मोशन और रेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन एंड रेस्ट? If I'm saying that an object is in motion, or if I'm saying if that an object is at rest, so what is the meaning of these two terms? सोचो, अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका क्या मतलब है? अगर मैं बोल रही हूँ कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका क्या मतलब है? वेरी गुड. मोशन माने व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब चेंज इन पोजिशन हो रही हो, पोजिशन चेंजेस विद टाइम. राइट, तो वो आपकी हम मोशन से डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन टाइम के साथ चेंज हो रही है. और अब रेस्ट का मतलब क्या है? जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो.
राइट. स्टेशनरी मतलब जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन है दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तब हम कहेंगे कि योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. राइट. अब एक चीज जो हमें मेजरली याद करनी है कि ये दोनों जो चीजें है ना, दे डिपेंड ऑन, ऑब्वियसली दे डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, बट दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर. माने कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारी की सारी, अगर मुझे दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जरूरी नहीं है कि सबके हिसाब से, पूरी दुनिया के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सपोज तृप्ति इज गोइंग इन अ कार. तो अगर मैं तृप्ति को बाहर से देखूंगी तो मैं बोलूंगी कि तृप्ति मोशन में है, बट तृप्ति की पोजीशन उसके हिसाब से चेंज नहीं हो रही है. तो तृप्ति बोलेगी नहीं मैम मैं मोशन पे नहीं हूं, मैं तो रेस्ट पे हूँ. ठीक है. तो ये डिफरेंस हो जाता है मोशन और रेस्ट के बीच में, कि इट डिपेंड्स कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ऑब्जर्वर के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही. तो इसलिए ये चीज भी हम बहुत कॉमनली बोलते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी एब्सोल्यूट मोशन में हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी एब्सोल्यूट रेस्ट के हो. ये सारी रिलेटिव टर्म्स है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं इन द वे कि दे डिपेंड कि कौन सा ऑब्जर्वर है. किसी ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही सेम ऑब्जेक्ट मोशन में. ठीक है. इतना क्लियर है कि हाँ मैम ऑब्जर्वर बहुत जरूरी है. जब भी हम इस चैप्टर की, अगले चैप्टर की, जितने भी अब बाद में चैप्टर्स आएंगे उनकी जब हम बात करेंगे, तो ऑब्जर्वर के बारे में बात करना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है. ठीक है. बहुत बढ़िया. अब आ जाते हैं पैरामीटर्स पे. तो मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. देयर आर टोटल 6 पैरामीटर्स विच वी वांट टू अंडरस्टैंड एंड विच वी वांट टू कवर. तो ये एक एक करके हम आज की क्लास में सारे पैरामीटर्स कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे. पहला पैरामीटर है आपका पोजीशन. ठीक है. अब पोजीशन समझ में आया तो आप समझ पाओगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. बाकी 3 पैरामीटर्स गेस कर सकते हो क्या होंगे? पोजीशन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, और 3 क्या चीजें आती हैं इस चैप्टर के अंदर? वेरी गुड. वी हैव स्पीड. व्हाट एल्स गाइस? और क्या पैरामीटर्स होते हैं? Speed and velocity. Velocity is the next one. Good job. Rest नहीं, slope नहीं. Last parameter है acceleration. Very good. All right. So these are the 6 parameters which we want to understand. इन सबके मतलब समझेंगे, इन सबके टाइप्स समझेंगे. तो जो आपका स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होता है, वो 2 टाइप के होते हैं सारी चीजें. एक होती है आपके पास एवरेज और दूसरी होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस. ठीक है. तो हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. वील रिवाइज ऑल दीज थिंग्स टुडे. उसके बाद वील सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ऑलराइट. सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू रिवाइज इज पोजीशन. तो पोजीशन रिवाइज करने के लिए एक बढ़िया सी मैं ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? सोचो. डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई तो आप खुद सोच लो. कैन यू गाइस टेल मी? वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी भी स्पीड और वेलोसिटी के अंदर ही आ जाएगी. मेजर जो आपको कवर करना है वो है आपका एवरेज और इंस्टेंटेनियस. वेरिएबल आपका एवरेज में ही आ जाता है, क्योंकि अगर आप वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तब भी आपकी कुछ फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगी, कुछ फाइनल टाइम आएगा, तो वो आप एवरेज से कवर कर लोगे. एंड सिमिलर विद स्पीड एज वेल. ठीक है. ठीक है. वेरी गुड. पोजिशन क्या होता है कि कहाँ पे कोई भी बॉडी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है. कहाँ प्रेजेंट है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. तो अब ये मेरे पास नंबर लाइन है. सपोज ये 0 है, ये 5 मीटर है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है. दिस इज -5, दिस इज -10, दिस इज -15 एंड दिस इज -20. सब कुछ मीटर के अंदर है. अब मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स नेम कर देती हूँ. ए, बी, सी और डी. Now let me ask you guys, what will be the position of A with respect to O? This is O. This is where my observer is currently. मेरा ऑब्जर्वर पॉइंट O पे खड़ा है. मुझे जानना है कि A की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. 5 meters. गुड जॉब एवरीवन. पोजीशन 5 मीटर हो गई. सिमिलरली इफ आई आस्क यू द पोजीशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू O, तब क्या बताओगे? D की क्या है विद रिस्पेक्ट टू O? ऑब्जर्वर O पे खड़ा है. D को क्या देखेगा? D कहाँ पे है? फॉर द ऑब्जर्वर वेयर इज D?
गुड जॉब, इट इज एट -20 मीटर्स। आता है आप सब बच्चों को सब कुछ, गुड जॉब गाइस। तो इसको आप एक और तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स ओ एंड दिस इज इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स ओ। तो एक्स ए हो गया आपका 5, एक्स ओ हो गया आपका 0, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, और वो हो गया आपका एक्स डी माइनस एक्स ओ माइनस मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ऑलराइट, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के पूछती हूँ। अब मेरा जो ऑब्जर्वर है वो चेंज हो गया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द position of B with respect to O? If my observer is at B, is at A actually. So what will be the position of B with respect to this observer? अब मेरा ऑब्जर्वर ए पे है, याद रखो, तो बी की पोजीशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर? वेरी गुड, इट विल बी 10 मीटर्स। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, एक्स बी माइनस एक्स ए, दिस इज रिलेटिव पोजिशन, माने पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपकी क्या होगी? इट विल बी 15 माइनस 5, 10 मीटर्स। Similarly, if I want to know the position of, suppose I'm talking about D now, position of D with respect to A, D with respect to A कितनी हो जाएगी बच्चों? मुस्कान इज सेइंग -30, ओके, बाकी बच्चे बताओ। डी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, गौरी इज सेइंग -15, ऑलराइट, -15, -25, सो मेनी डिफरेंट आंसर्स। -15 के बहुत सारे वोट्स हैं। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस। एक्स डी माइनस एक्स ए, राइट, माइनस मतलब इसका क्या हो गया? -20 -5, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी आपकी -25 मीटर्स। इट इज इजी टू सी दिस ऑन द ग्राफ टू, क्योंकि बंदे ने कितनी यूनिट कवर करी, एक मतलब 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25, पीछे की डायरेक्शन में करी तो इसलिए माइनस आ गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप पोजीशन निकाल सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एट एनी पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपका ऑब्जर्वर चेंज हो जाता है तो आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। जो आपकी पोजीशन रहती है वो किसी और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग होती है। मतलब अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन की वैल्यू है वो चेंज कर रहे हो, ऑब्जर्वर की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो पोजीशन आपकी चेंज जरूर होगी। ठीक है, जैसे आप यहीं पे देख लो कि ये वाला जो है डी को हमने ओ से ऑब्जर्व किया तो हमारी पोजीशन आई थी -20, ए से ऑब्जर्व किया तो आई थी -25। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं डिस्टेंस पे। कंसिडर करो एक सिनेरियो दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू बी एंड देन इट इज कमिंग बैक टू ए। सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट द डिस्टेंस विल बी? हमारी जो ऑब्जेक्ट थी वो गई ओ से बी तक और फिर बी से वापसी आ गई ए पे, तो कितनी होगी टोटल? हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? Aisha is saying 20. Asunita is saying 25. Okay, so let me help you with this. It will be equal to distance होता है, distance का मतलब हो गया कि आपको टोटल पाथ लेंथ निकालना है। ठीक है, माने आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है कहीं भी गई है उसने टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर किया है, वो अपने साथ इनिशिएटिव लेके चल रही थी, जहां पे भी जा रही थी वो मेजर हो रहा है। जैसे अगर आप अपने जीपीएस वगैरह में देखते हो तो जीपीएस में डिस्टेंस मेजर करता है ना वो आपका। अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, सपोज मैं वॉकिंग पे जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं वॉकिंग कर रही हूँ, मैंने अपने गार्डन में वॉकिंग शुरू करी, मैं चक्कर काट रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ, फाइनल उसने मुझे बता दिया कि मैम आपने 3 किलोमीटर वॉकिंग कर ली। मतलब मैंने जितना टोटल पाथ लेंथ कवर करी, उसने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ से शुरू किया कहाँ पे खत्म किया, उसने ये देखा कि मैंने कितनी पाथ लेंथ कवर करी और उसने मुझे डिस्टेंस कवर्ड बता दिया। तो वैसे ही टोटल पाथ लेंथ जो होती है, डिस्टेंस जो होता है, दैट विल बी इक्वल टू, इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू ओ ए, नहीं ओ ए तो बाद में दिखेंगे, चलो रुको एक सेकेंड। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, आपकी ऑब्जेक्ट गई ओ से बी तो ओ बी प्लस बी ए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ओबी की वैल्यू है 15, बी ए की वैल्यू है 10, तो ये आपकी हो जाएगी टोटल 25 मीटर। ऑलराइट, सब बच्चों का आंसर ऑलमोस्ट 25 है, जिनका 30 आ रहा है देखो कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस गाइस? ओके, वी हैव द आंसर एज 5 एंड 10 भी आंसर आया है अर्चना की साइड से। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है अब ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ,
शॉर्टेस्ट लेंथ या फिर शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पर ये आपका जो है वो इनिशियल पॉइंट है ओ, ये जो आपका है वो फाइनल पॉइंट है ए। तो ये वाली जो लेंथ है ना ओ ए, दिस विल बिकम योर डिस्प्लेसमेंट, माने ओ ए इज योर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 5 meters. All right, is this concept of position, distance and displacement clear, guys? अगेन ओपन योर एनसीईआरटी बुक, ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल भी दे रखा है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। अब अगली चीज जो समझने की कोशिश करेंगे वो है वेलोसिटी। मानती हूँ कि कन्वेंशनली स्पीड पहले आता है, बट वेलोसिटी समझ लोगे तो स्पीड समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो आप डिफाइन कर रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी। नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सपोज मेरी ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट है x1 पे, ये पॉइंट है x2 पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी t1 टाइम पे, यहाँ पे थी t2 टाइम पे। ये t1 t2 की वैल्यू भी दे देती हूँ। एट 6 PM, शाम को 6 PM यहाँ पे थे, एंड 6:30 पे आप लोग यहाँ पे थे। चलो आप सभी इमेजिन कर लो कि घर से निकले और किसी ऐसे खाने पीने की जगह पे मस्त कुछ खाने पीने चले गए, रामलीला भी आजकल हो ही रही है, तो कहीं ना कहीं चले ही गए हम लोग घूमने। ठीक है, तो आपका ऐसा हो जाएगा कुछ डिस्टेंस कवर्ड सा। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, और इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा होता है, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंस। ठीक है, वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी में हम बात करते हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या होगी एज वेल। वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन टू अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। तो ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस पे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे इजी है बच्चा। एवरेज वेलोसिटी इज लिटरली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। माने कि क्या ये फाइनल पोजीशन अगर x2 थी, इनिशियल पोजीशन x1 थी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई x2 माइनस x1। टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1। सो फाइनल वेलोसिटी जो आपकी आएगी, एवरेज वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, माने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करती हूँ, वेरी गुड, भावना हैज गिवन अस द आंसर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे वेलोसिटी बताओ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर मैं ये ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि ये बच्चे की एग्जैक्ट 6:14 PM पे वेलोसिटी कितनी थी, तो आप कैसे बताओगे मुझको? अगर हमारे पास ये लंबा सा है तब तो हम लगा देंगे एवरेज वेलोसिटी का। अब मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे एग्जैक्टली 6:14 PM पे बताओ कि क्या वेलोसिटी थी। तो उसके लिए ना मैथ्स के अंदर एक बड़ी स्मार्ट चीज कर रखी है। सपोज ये है मेरा 6:14 PM। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके बाद एक इंटरवल कंसिडर कर लिया, सच दैट ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये बहुत ही छोटा है। तो ये आपका हो गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 6:14 PM के बाद क्या आता है? 6:14 0 0 0 0 0 0, नहीं रुको, 6:14 प्लस करती हूँ। ये हो गया आपका 6:14 PM प्लस 0.0000, ऐसे ऐसे करके जीरो चल रहा है 1 सेकेंड। इस छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में अगर ये छोटा सा टाइम इंटरवल कंसिडर कर कर मैं एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूं, एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला है ना मेरे पास, क्योंकि मुझे बताना है कि एग्जैक्टली 6:14 पे क्या वेलोसिटी थी। तो उसके लिए मैं ये जो टाइम इंटरवल है उसको नियरली जीरो करके आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बता दूंगी, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? काफी बच्चों को ये तो समझ में आता है कि हाँ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पुट करना है, क्यों पुट करना है ये ढंग से समझ नहीं आता। तो उसका ये रीजन है, ठीक है, कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उसी को यूज करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल देते हैं बाय पुटिंग दी
टाइम इंटरवल एज 0, ताकि आपके पास एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट आ जाए कि कितनी वेलोसिटी थी। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन आप यूज करते हो दैट इज कि v इज इक्वल टू लिमिट दिस टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये जो v आती है इसकी वैल्यू आती है dx बाई dt। तो वेरी गुड गाइज, यहां पर हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इतना क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना इज सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो हो गई कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मैं बोल रही हूँ पूरी जर्नी में कि क्या वेलोसिटी थी, वो निकालने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं एक बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको हम डिफरेंशिएशन से एक्सप्रेस करते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर है सबको? आगे चलूं? ऑलराइट, बढ़िया। तो अगली चीज जो पढ़नी है वो है स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या कितनी स्लो जा रही है। स्पीड में डायरेक्शन का तो कुछ महत्व रहा नहीं। तो स्पीड में जो हमें मेजरली चीज पढ़नी है वो है आपकी एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इजी है, वो मैं बताती हूँ अभी कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड समझो, एवरेज स्पीड है बढ़िया कॉन्सेप्ट। अब अगर आप घर से निकलते हो, सपोज गाड़ी से निकल रहे हो, पैदल निकल रहे हो। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बच्चों? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक मैंने ये नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर भी दिए हैं। तो अगर आप लोग जो वो फोल्डर है उसमें चेक करोगे तो आपको नोट्स ऑलरेडी वहां पे मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई नीड नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके तृप्ति, एक बार चेक दैट फोल्डर जो आपको नोट्स का लिंक मिला है, उसमें आई थिंक आपको ये वाले नोट्स ऑलरेडी मैंने वहां पे अपलोड कर दिए, सो यू विल ऑब्टेन देम। इतनी मेहनत मत करो, क्लास के अंदर फोकस करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या लिख रहे हो, और अच्छे से वो चीजें समझो। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के पंगे में ना स्क्रीनशॉट लेते रह जाओगे, उसके बाद ना समझ में आती क्लास ना कुछ होता। ठीक है, सो गिव मी योर एब्सोल्यूट फोकस और अपना बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाद में सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो स्ट्रेस मत लो उस चीज का। एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड में क्या होता है? सपोज तृप्ति घर से निकल रही है, ठीक है, शी इज लीविंग हर होम एंड शी इज गोइंग टू द मार्केट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि तृप्ति पूरा का पूरा ये जो डिस्टेंस है घर से मार्केट तक वो एक ही स्पीड पे चल के कवर कर देगी, नहीं ना। हो सकता है इतना डिस्टेंस उसने V1 पे कवर किया, ठीक है, V1 स्पीड से, इतना उसने V2 से, इतना उसने V3 से। तो उसको सारे के सारे डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग टाइम लगेगा। अगर ये डिस्टेंस x1 है तो तृप्ति विल टेक t1 टाइम टू कवर दिस। अगर ये डिस्टेंस x2 है तो तृप्ति विल टेक t2 टाइम टू कवर दिस। एंड इफ दिस डिस्टेंस इज x3 देन तृप्ति विल टेक t3 टाइम टू कवर इट। ऑलराइट, इज माय वॉइस क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इज माय वॉइस ओके? यस, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है सौरभ एक बार प्लीज रिफ्रेश करो बच्चा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपकी जो नॉर्मल जर्नी होती है उसमें आप कोई भी डिस्टेंस हो, एक तो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो अलग अलग टाइम में, कब पता कब जाम आ जाए, कब पता कब खाली मिल जाए, तेज स्पीड हो गई, कुछ भी हो सकता है, स्पीड कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होती है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। जो भी आपकी जर्नी रही है, एवरेज स्पीड आपसे पूछ ही नहीं रही कि आपने कौन कौन सी अलग स्पीड ली है, कौन कौन सी अलग वेलोसिटीज से चले हो, कुछ नहीं पूछ रही। वो पूछ रही है कि टोटल आपने कितना डिस्टेंस किया और कितने टाइम में कवर किया। जैसे सपोज अगर आज मैं जाती हूँ मेरे घर से कनॉट प्लेस, तो मुझे लग जाते हैं 40 मिनट्स, और कनॉट प्लेस है घर में 40 मिनट्स, चलो 1 घंटा लगता है मुझे, और कनॉट प्लेस मेरे यहाँ से है 40 किलोमीटर का रास्ता। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगी तो टोटल किलोमीटर हो गए 40, टोटल टाइम लगा 1 घंटा, एवरेज स्पीड आ गई मेरी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो अकाउंट ही नहीं कर रही कि आपकी स्पीड कितनी बार चेंज हुई, क्या हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में भी आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी बताएगा कोई बच्चा मेरे को? व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ तृप्ति's जर्नी फ्रॉम होम टू द मार्केट? नहीं भावना बच्चा, ये जो फॉर्मूला है ये तो है एक्सेलरेशन का, ये हम पढ़ेंगे बाद में। इस केस में जो तृप्ति की एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, इतना क्लियर है कि हाँ मैम, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए।
टोटल डिस्टेंस माने कि आपकी जो पूरी जर्नी में उसमें आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और टोटल टाइम मतलब आपको टोटल टाइम कितना लगा है। तो एवरेज स्पीड का ना एक और मतलब समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्रॉम माय होम सपोज कनॉट प्लेस इज 20 किलोमीटर अवे एंड इट टुक मी 1 hour टू रीच कनॉट प्लेस। अब हो सकता है बीच में मेरी गाड़ी फास्ट चली हो, उसके बाद मेरी गाड़ी स्लो चली हो, फिर और फास्ट चली, फिर स्लो चली, फिर रुक गई, रेड लाइट आ गई, फिर से रेड लाइट आ गई, फिर से रुक गई। अलग अलग वेलोसिटी पूरे के पूरे रास्ते में अलग अलग स्पीड से चली है। मेरी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वी, दैट विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी वो आई है मेरी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सॉरी वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मेरी 20 किलोमीटर पर आवर मुझे ये बताती है कि अगर मैं इस स्पीड से मेरे घर से शुरू करती ना, अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू करती अपने घर से और यूनिफॉर्म मोशन में चलती, कॉन्स्टेंटली चलती, तब भी मेरा ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो इतने ही टाइम में कवर हो जाता। ठीक है, ये रेलेवेंस है एवरेज स्पीड। अब अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ना आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ही आ जाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी वही एक्सप्रेशन रहता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बस यहां पर आप खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लो, डायरेक्शन मत कंसिडर करो। ठीक है, इसमें भी मैं ये पूछ रही हूँ कि पूरी जर्नी में एट एन इंस्टेंट आपकी स्पीड कितनी थी, तो वो भी आपका डी एक्स अपॉन डी टी के फॉर्म में आ जाएगा। ऑलराइट, उसमें भी वही बात होगी ना कि टोटल टाइम को हम बहुत छोटा सा मान के उस मतलब जो छोटे से डिस्टेंस और छोटे टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, तो वही सारी लिमिट वगैरह लगकर आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी की फॉर्म आ जाती है। इतना क्लियर है बच्चों जितना अभी तक हमने पढ़ा? अभी हमने सब कुछ ही कवर कर दिया है, खाली एक पैरामीटर बचा है, पोजीशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन बचा है। जिन बच्चों को वेलोसिटी समझ में आ गया, एक्सेलरेशन बाएं हाथ का खेल है। तो एक्सेलरेशन का मतलब बताओ क्या होता है सबसे पहले? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन गाइस? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? होती क्या है ये टर्म? वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आपकी एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना, वो एग्जैक्टली इसी टर्म से डिफाइंड भी है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो एवरेज एक्सेलरेशन को आप लिखते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे सेम वेलोसिटी वाली चीज है, वेलोसिटी को आपने लिखा था चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आप लिख रहे हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऑलराइट, अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हो तो सेम एनालिसिस यूज कर लो, अभी आ गया चैट पे। सेम एनालिसिस यूज करके हम लिमिट डाल देंगे कि ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा है, इट इज टेंडिंग टू जीरो। तो माने जो एवरेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है वो आती है लिमिट टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी। सो यू विल ऑब्टेन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज dv अपॉन dt। ठीक है, यही है, बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में मेजरली। अब हमें सारे पैरामीटर्स क्लियर हैं। अब एक दो चीजें और फटाफट बता देती हूँ जो और इंटरेस्टिंग है। अब काफी बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम डिफरेंशिएट कब करते हैं और इंटीग्रेट कब करते हैं। सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। हमारे पास ना तीन मेजर पैरामीटर्स आ गए हैं। पहला आ गया आपका ये पोजीशन, जिससे आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। पोजीशन या डिस्टेंस जो भी आपको गिवन है वो आ गया एक्स के टर्म में। ठीक है, दूसरा पैरामीटर जो हमारे पास आ गया है वो है वेलोसिटी, दैट इज v। तीसरा पैरामीटर जो हमारे पास आ चुका है दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज a। अब ये चीज याद रखो कि जब आप पोजीशन आपको गिवन है और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तब आप करोगे डिफरेंशिएट, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। पढ़ा है ना ये अभी फॉर्मूला? वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तब भी डिफरेंशिएट करोगे। अगर एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है, तब आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। और अगर वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन निकालनी है, तब भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम डिफरेंशिएट कब करना है और इंटीग्रेट कब करना है, ये समझ नहीं आता, तो वो यहां से समझ में आ जाएगा। ग्राफ से भी कंफ्यूजन मत करो। अभी ग्राफ्स और रिलेटिव वेलोसिटी का जो टॉपिक होगा ना, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो साइड बाय साइड एक्सप्लेन करती रहूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया भी लग जाए कि क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं और आपका ग्राफ वाला टॉपिक रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, ये जो टेबल है ये समझ में आई सबको कि कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना है, ये तो बना के रख लो अपने पास। यू शुड हैव दिस इन योर नोटबुक्स, ताकि आपको हर क्वेश्चन में जहां पे भी ये यूज करना है ये आपको पता हो। अब तीन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस भी हैं इस चैप्टर में। तो वो हमारी इक्वेशंस हैं जब आपकी कोई भी जो बॉडी है उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रही हो, राइट। तो वो आपकी इक्वेशंस होती हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन है। यू ऑल्सो हैव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में है। एंड द फाइनल वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये वाली इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इस चैप्टर में भी यूज होंगी, अगले चैप्टर में भी यूज होंगी। मतलब ये जो आपका 1D के अंदर जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो, उन सबकी डायरेक्ट एप्लीकेशन आपकी मोशन इन अ प्लेन में है। तो ये चैप्टर अगर समझ में आएगा तब आपको मोशन इन अ प्लेन भी अच्छे से समझ में आएगा, वरना वो भी ऐसे उड़ जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो ये चैप्टर समझो, उसके बाद मोशन इन द प्लेन समझ में आएगा। मोशन इन द प्लेन समझ में आया तो ये फोर्स वगैरह वाला पार्ट इजी हो जाएगा, फिर वर्क पर एनर्जी इजी हो जाएगा। मतलब ये जो 4-5 चैप्टर्स है ना जिनमें सारी मैकेनिक्स की बात हो रही है, वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है। इनकी डेरिवेशन मैं अभी करवा नहीं पाऊंगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है, बट इनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जरूर पढ़ना। ग्राफ से भी डेरिवेशन कर रखी है, कैलकुलस मेथड से भी डेरिवेशन कर रखी है। यू कैन अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस। आ सकता है इसका डेरिवेशन कुछ बच्चों के पेपर्स में आता है। ठीक है, तो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टीचर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यस इट डज कम इन पेपर्स समटाइम्स। क्योंकि हो सकता है यूटी में तो फिर भी ना आए, फाइनल एग्जाम में जब आपका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आता है जो आंसर, उसमें ऐसा बोल दे कि कोई भी इजी सी डेरिवेशन दे दिया और साथ में इसका एक क्वेश्चन दे दिया इस चैप्टर से। सो दैट इज हाईली प्रोबेबल। ऑलराइट, ये पता होना चाहिए। ऊपर से इन्हीं को हम ग्रेविटेशन में भी यूज करते हैं, राइट। तो अगर आप 1D मोशन की बात कर रहे हो, अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका या फिर किसी हाइट से बॉल को नीचे फेंका, तो उसमें भी इनको यूज करते हैं। उसमें आपको बस 2-3 चीजें जो याद रखनी होती हैं, वो होता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो जी या फिर माइनस जी की तरह एक्ट करेगी, डिपेंडिंग कि आपने बॉल को ऊपर फेंका या फिर नीचे फेंका है। आपका जो एस होता है वो भी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मेजरली याद रखनी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक जितना भी रिवाइज किया है उतना क्लियर है सबको? इज एवरीथिंग विच वी हैव स्टडीड सो फार, जितना अभी तक हमने रिवीजन किया है वो क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ये है कि आपके और भी जो कॉन्सेप्ट थोड़े से हिले हुए हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये मुझे बताओ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना वो उल्टे रहते हैं एक दूसरे से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हो गया कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर के हाथ में स्केल और स्टॉप वॉच है। सारी जो भी आप रीडिंग्स ले रहे हो वो ऑब्जर्वर के हिसाब से ले रहे हो, मतलब ऑब्जर्वर से एक रेफरेंस का फ्रेम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे हाथ में स्केल है, मैं सारी रीडिंग उसके टर्म में लूंगी। अगर मेरी पोजीशन चेंज हो गई तो वो फ्रेम जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, क्योंकि जो मेजरमेंट्स हो रही हैं वो अलग अलग पोजीशन से होती। ठीक है, अब इसका आंसर दो कि अंडर व्हाट कंडीशंस इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब आपके इक्वल होते हैं बच्चों? वेरी गुड, भावना ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे ये बताओ कि कब लगता है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होंगे? यूनिफॉर्म मोशन ही बोल रहे हैं बच्चे। तो देखो, अगर आपकी ये ऑब्जेक्ट है, ये चल रही है मस्त, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका टाइम 2 है, ये आपका टाइम 1 है, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कुछ ऐसी आ गई, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। माने आपकी कुछ ऐसे डेल एक्स अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं चाहती हूँ कि हर इंस्टेंट, एट एवरी टाइम इंस्टेंट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब तो यही है कि हर टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी ही सेम होनी चाहिए। तो ये
तभी हो पाएगा जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, राइट? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तीनों के तीनों आंसर सही हैं, तीनों के तीनों आंसर सेम ही चीज इंप्लाई कर रहे हैं कि जो भी आपकी बॉडी है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट विल कम आउट टू बी द सेम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। दिस क्वेश्चन इज क्लियर? सब बच्चे ऐसे रिवाइज करके आए हुए हैं चैप्टर, आई एम वेरी हैप्पी। चलो बढ़िया। नाउ लेट अस कम टू दी अदर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी का भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब बता सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी गाइस? जिन बच्चों का टॉपिक कट है, अगेन कोई मतलब थोड़ा कम फोकस करोगे तब भी चलेगा, बट क्योंकि काफी बच्चों का ये टॉपिक कोर्स में है तो इसलिए मैं इसको रिविजन करवा रही हूँ अभी बेसिकली। तो ये मैंने पहले समरी में नहीं करवाई थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, क्वेश्चन भी अच्छा है। तो एक बार बताओ कि जिन बच्चों का आ रहा है सिलेबस में, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, वेद बोल रहे हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है तो वो दो ऑब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट का क्या रिजल्ट है? सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। ठीक है, ए चल रहा है वेलोसिटी वीए से, बी चल रहा है वेलोसिटी वीबी से। मुझे बता दो कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा ऑब्जर्वर बैठा है ए पे, मुझे बताओ कि बी की क्या वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेरी गुड मयंक, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहां पर सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? सो एवरीवन सेज दैट दैट विल बी वीबी माइनस वीए। ये चीज याद रखना है कि वीबीए और वीएबी इक्वल नहीं है। वीबीए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मेरा ऑब्जर्वर ए पे बैठा है। जहां पे भी आपका ऑब्जर्वर बैठा है ना, समझ लो कि वो वेलोसिटी को आपको 0 करना है। मतलब अगर ये मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो मैं इतनी ऑपोजिट वेलोसिटी है वीए लगा देती हूँ, मेरी वेलोसिटी 0 हो गई और वो यहाँ पर भी आ गई, तो इससे मेरी रिलेटिव वेलोसिटी वीबी माइनस वीए आ जाती है। ये ऐसे ट्रिक है जो आपको जेई और नीट में और अच्छे से सिखाऊंगी। बट हाँ, इस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी की ट्रिक को याद रख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, जो आपका ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर चाहेगा कि मैं जहां पर भी हूं वो रेस्ट पे रहे। ठीक है, और उसके टर्म में आप बाकी वेलोसिटीज निकाल लो। वैसे ही अगर आप कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे की टुवर्ड्स मूव कर रही हैं, एक ही ऐसे है और बी ऐसे है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि वी बी ए बताओ, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? तो फिर से मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, वो चाहेगा कि मैं तो रेस्ट पे हो जाऊं, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट वी ए मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ पर भी वी ए की यही डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो इस केस में आपके पास आता है वीबी प्लस वी ए। काफी बच्चे रट लेते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको प्लस करना है, सेम डायरेक्शन में है तो उसको माइनस करना है, समझ नहीं आता है क्यों। तो ये रीजन है क्यों। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक चीज समझ में आया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। रिलेटिव वेलोसिटी इज सिंपली द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको मान लो कि वो रेस्ट पे है, और दूसरी ऑब्जेक्ट की उसके टर्म्स में निकाल दो। रेस्ट पे करने के लिए क्या करना है, उसकी जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है उसको माइनस कर दो उसमें से, मतलब उसी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में लगा दो। ये 2D में भी काम आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, ये 2D में बल्कि और काम आता है, यहाँ पे तो बहुत ईजी है देखना, 2D के अंदर बहुत अच्छा काम आता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन पे आओ इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। मतलब वी ए बी इज इक्वल टू 0, माने वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या चीज समझ में आ रही है कि जो आपकी ए और बी की वेलोसिटी है वो इक्वल है। अग्रीड? इतना निकल गया सबका कि हाँ मैम, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी।
अब मुझे ड्रॉ करना है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले अब मुझे ये बताओ कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनता है अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। What will the position time graph look like if the object is moving with constant velocity? कैसा दिखता है? Very good. Everyone is saying straight line, straight line, straight line. तो ऐसी straight line बना दूं? ऐसी। ये ठीक है? Constant velocity है? No. Why? What is this representing? Diagonally straight line चाहिए, मतलब ये क्या represent कर रही है फिर? This is representing an object at rest. क्लासेस में कुछ बच्चों ने बोला है मैम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज नॉट द आंसर। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब आपकी पोजीशन सेम है तो आपकी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। हमें बनानी है स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल ना हो, कुछ स्लोप हो स्ट्रेट लाइन का। तो सपोज एक ही लाइन मैं ऐसी बना देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये क्यों चाहिए हमें, ये स्लोप वाली चीज क्यों चाहिए? ओरिजिन से ही बना दी मैंने, बट ये स्लोप वाली चीज मुझे क्यों चाहिए? स्लोप और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है अर्चना? स्लोप और वेलोसिटी रिलेटेड होते हैं क्या एक दूसरे से? अगर आप लाइन का स्लोप निकालते हो ना, वेरी गुड, स्लोप आपको वेलोसिटी देता है पोजीशन टाइम कर्व में। ये सपोज आपका x2 है, ये आपका x1 है, ये आपका t1 है, ये आपका t2 है। स्लोप विच इज ऑल्सो इक्वल टू ये, अगर ये थीटा है तो स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। दिस इज इक्वल टू व्हाट? x2 minus x1 divided by t2 minus t1. So this is actually slope is giving me the velocity. Right? अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि a और b की वेलोसिटी सेम है, तो मैं b को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ पैरेलल। जरूरी नहीं है कि आपकी ओरिजिन से स्टार्ट हो, वो खाली आपको ये बताता है कि हाँ किस पोजीशन से या फिर किस टाइम से शुरू हुई। ऐसा हो सकता है कि ए आपका पहले चलना शुरू हो गया और बी आपका कुछ टाइम बाद चलना शुरू हुआ। ठीक है, बट आपकी जो लाइंस हैं वो दोनों पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल इसलिए आएंगे क्योंकि क्वेश्चन से हमारा निकल के आया है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दैट मीन्स कि दोनों का जो स्लोप होगा वो भी सेम आएगा, तो आपकी लाइंस आएंगी पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? आयुष ने कर दिया है थम्स अप, बाकी बच्चों को क्लियर है? Is this question clear to everyone? Yes, very good. Let us move on then. This is also a very good question. So can you guys tell me the answer to this? ऐसे फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ ऐसे, ताकि दिमाग आपका चलता रहे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे। So can you tell me the answer to this, guys? The question is that two balls of different masses are thrown vertically upwards with the same initial velocity. Maximum heights attained by them are h1 and h2 respectively. So what will be the ratio h1 by h2? मतलब दो आपके पास बॉल्स हैं, एक थोड़ी हैवी है एक थोड़ी लाइट है, दोनों के अलग अलग मासेस हैं, उनको ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी। अब दोनों बॉल्स का हमें पता है कि ऊपर की डायरेक्शन में अगर आप बॉल को फेंकते हो तो नीचे की डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो ऊपर जाएगी, स्पीड धीरे धीरे रहेगी, एक मैक्सिमम पोजीशन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर फिर वो नीचे आने लग जाती है। तो दोनों की अगर मैक्सिमम हाइट आपकी h1 और h2 है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि h1 और h2 का वो बताओ रेशियो, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1 डिवाइडेड बाय h2। Alright, so can you guys tell me the answer? What will be the answer to this? चलो लेट मी हेल्प यू देन। सपोज मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को मैंने ऊपर के डायरेक्शन में विद यू सम इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया है। मुझे पता है कि नीचे की डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। अब ये बॉल ऊपर पहुंचेगी, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, लेट दिस हाइट बी इक्वल टू h, and also you guys know a very important thing that at this point the final velocity will be equal to 0। इतना समझ में आया कि हाँ मैम ये चार टर्म समझ में आई। यहां पर मतलब मैं ये चीज लिख सकती हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई u, ठीक है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई आपकी कैपिटल H, आपकी जो हाइट है,
फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और एक्सेलरेशन जो है क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन हो गई नेगेटिव जी के इक्वल। राइट क्या है आपकी जो बॉल है वो ऊपर फेंकी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, क्योंकि बॉल ऊपर फेंकी है एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन हो गई -g। वो किसी हाइट पे पहुंचेगी और जब वो उस हाइट को कवर कर लेगी जो उसकी मैक्सिमम हाइट है, सबसे ऊपर जाके जो उसकी वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि आपकी बॉल इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी है, धीरे 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 वो ऊपर जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में काम कर रही है, वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी ऑब्जेक्ट एंड देन इट विल फॉल बैक डाउन। दिस इज व्हाट हैपेंस, यही तो ऑब्जर्व किया है। इज इट क्लियर नाउ? अब यहां पर लेट मी यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। So let me use v square minus u square is equal to 2as। तो इससे मेरे पास ये जो h है उसकी वैल्यू आ जाएगी जो इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो वो कैसे आएगी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकते, उसमें टाइम का फैक्टर है, टाइम आपको अभी नहीं पता है। इसको अगर आप यूज करते हो तो आपके पास आ गया 0 माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2gh। तो h की वैल्यू आपकी क्या आ गई? u स्क्वायर अपॉन 2g, राइट? So this h which is u square upon 2g is the maximum height which is attained by a ball जब उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। तो अब मुझे ये क्वेश्चन आंसर करके दे सकते हो कि अब अगर आपके पास दो बॉल्स हैं डिफरेंट मासेस की, ये है m1 मास की, ये है m2 मास की, सपोज ये बहुत ज्यादा हैवी है, वो वाली बॉल लाइट है, इन दोनों को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी। सो वो अगर ये दोनों मैक्सिमम हाइट h1 और h2 पे पहुंच रही हैं, सो देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ h1 एंड h2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h1 डिवाइडेड बाय h2? कैन यू गाइस आंसर दिस क्वेश्चन नाउ? अब बहुत सिंपल कर दिया, अब तो मैंने आपको हाइट की वैल्यू निकाल के दे दी, अब तो बता दो। इससे सिंपल नहीं कर सकती मैं क्वेश्चन को। अगर बोल रहे हो कि नहीं मैम अभी भी समझ नहीं आ रहा, ऑल राइट, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसकी कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। सेम ही तो हाइट आएगी, मास पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो आपके पास h1 अपॉन h2 कितना आ गया? फाइनल आंसर 1। बस खत्म क्वेश्चन, राइट? दोनों के दोनों सेम हाइट पे पहुंचेंगे, दोनों के दोनों सेम हाइट को अचीव करेंगे। ये जो हाइट वाली चीज है ये मास पे डिपेंड नहीं करती। इसी का एक ऑपोजिट केस होता है कि अगर आप छत पे खड़ा होकर, आप छत पे खड़े हो और आपने कोई चीज नीचे फेंकी, ठीक है, आपने सपोज एक बॉल, एक बोलिंग बॉल नीचे फेंकी और एक फेदर नीचे फेंका, तो आप बोलोगे मैम बोलिंग बॉल पहले पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होता, वो सेम टाइम पे पहुंचती है दोनों नीचे। इसको भी आप निकाल सकते हो, वो भी आपकी मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? तो वैसे ये जो आपकी हाइट होती है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। ऑल राइट, मूविंग ऑन, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी एक गाड़ी चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी कार सी, इट इज गोइंग ऑन विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज अहेड ऑफ अ जीप। ये आपकी चल रही है जीप, आपकी गाड़ी जीप के आगे है, जीप की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका केस 1। केस 2 में क्या बोला है कि हाउ वुड द रिलेटिव वेलोसिटी बी ऑल्टर्ड इफ द जीप इज अहेड ऑफ द कार। मतलब अगर अब गाड़ी पीछे है, गाड़ी पीछे है, वो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जीप आगे है 75 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे चेंज होगी ये पूछा है। तो आप लोग बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ। Do you think that the relative velocity will change or it will not change? What do you think will happen? What do you guys think will happen? Yes ma'am, it will change. बाकी बच्चे बताओ कि क्या लग रहा है? It will change, maybe change, okay. ठीक है, so let me try to help you with this question. आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर what will be the velocity of jeep with respect to car in the first case?
वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी होगी बच्चों? 25। वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ कार 25 किलोमीटर पर आवर। यहां पर कितनी आएगी वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार सेकंड केस में? What will be the velocity of jeep with respect to car in the second case? -25। क्यों? अभी भी तो velocity of jeep माइनस velocity of car 25 किलोमीटर पर आवर। माइनस कहां से आया? तो relative velocity change हुई? Did the relative velocity change? No, it did not. There will be no change in relative velocity. ठीक है, अगर आपकी जीप पीछे चल रही है 75 की स्पीड से, कार आगे चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब गाड़ी पे कोई बैठा है और वो देख रहा है कि जीप की वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब है कि जीप अभी भी गाड़ी से 25 किलोमीटर पर आवर तेज चल रही है। और जब गाड़ी पीछे है, जीप आगे है, जीप 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और गाड़ी में एक ऑब्जर्वर बैठ के देख रहा है कि क्या स्पीड होगी जीप की, तो तब भी आपकी वेलोसिटी तो 25 किलोमीटर पर आवर ही आएगी रिलेटिव। जीप तो अभी भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तेज चल रही है विद रिस्पेक्ट टू दी कार, राइट? सो देयर विल बी नो चेंज इन द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप पोजीशन को चेंज कर देते हो तब आपकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ऑल राइट, इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस? जिन बच्चों ने भी लिखा था कि हाँ मैम चेंज होगी, हाँ मैम चेंज होगी, समझ में आ गया कि व्हाई इज देयर नो चेंज? यस, ऑल राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोल रहा है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। आपका पार्टिकल गया, आपका पार्टिकल ने ऐसा कुछ किया, पहले गया यहां से यहां, योर बॉडी ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी एंड देन इट केम बैक टू बी। मतलब ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और फिर वापसी बी पे आ गया। तो सबसे पहले बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस पूरे केस में? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इफ दिस इज हैपनिंग? जीरो। क्यों? वापसी उड़ आ गया ए पे। ए बी होगी ना डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। आपका एक ऑब्जर्वर यहां पर था, पहले ओरिजिन आपका यहां पर था, बाद में आपका ओरिजिन मैंने कर दिया यहां पर। सो डू यू गाइस थिंक दैट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल चेंज? अगर हम ओरिजिन की वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं तो ये है आपका क्वेश्चन कि will the displacement of a particle change on changing the position of origin of a coordinate system? Okay, so बताओ नो मैम, यस मैम? चेंज नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? जब आपका ओ पे था ऑब्जर्वर, ओ पे था ओरिजिन, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी ओ बी माइनस ओ ए विच इज इक्वल टू ए बी। जब आपका ओ प्राइम पे आया तब भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो सेम ही रही ना, ओ प्राइम बी माइनस ओ प्राइम ए विच इज अगेन इक्वल टू ए बी। डिस्प्लेसमेंट तो आपकी सेम ही रह रही है। तभी आप अगर ओरिजिन को चेंज करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम के, पोजीशन भले ही चेंज हो सकती है ना, किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो सकती है, बट बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर किसी पार्टिकल कोई मोशन ट्रैवल कर रहा है, इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ये सवाल क्लियर है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। चलो तो फिर आगे चलते हैं। लेट अस कम टू थोड़े से जो लंबे क्वेश्चंस हैं उनपे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? मैं स्क्विगली स्क्विगली लाइंस इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि सीधी लाइन ड्रॉ करना वैसे मैं क्विट कर चुकी हूँ। सो वी हैव टू डिस्क्राइब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बताओ, कुछ तो बताओ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? Towards the gravity is positive. Okay, let me try to help you.
सपोज ये आपकी एक बॉडी है ए, ये चल रही थी कुछ वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से। 1 घंटे बाद मैंने ऑब्जर्वेशन ली, 1 घंटे बाद यही सेम गाड़ी चल रही थी विद द वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी 60 माइनस 10/1, माने एक्सेलरेशन विल बी 50 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गई। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब आती है जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की जब मैं बात करूं, अब सपोज एक गाड़ी चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्टर 1 आवर इट केम टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो अब यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी तो एक्सेलरेशन आएगी 0 माइनस 50/1, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो माने एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, वेक्टर साइन हटा देते हैं अभी, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये होती है आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस हैपेंस व्हेन द वेलोसिटी जो है आपकी दैट इज डिक्रीजिंग। आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में योर इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी। ऑलराइट, इज दिस क्लियर गाइस कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आंसर आएगा तो लिख दोगे, अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये बताओ सिचुएशन कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी की जीरो वेलोसिटी हो। द क्वेश्चन इज दैट कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग? इज दिस सिचुएशन पॉसिबल कि बॉडी की वेलोसिटी 0 है और स्टिल उस पे एक्सेलरेशन लग रही है, स्टिल वो एक्सेलरेट हो रही है? डू यू गाइस थिंक इट इज पॉसिबल? Okay, Archana is saying no. Shreya is saying maximum height. Very good. So answer हमारे पास आ गया है. This situation is possible. Yes. इसका जो एग्जाम्पल होता है वो यही होता है, अगर आपकी कोई बॉल है, सपोज बॉल को आपने वही ऊपर प्रोजेक्ट किया, बॉल आपकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, ये, सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच द बॉल अचीव्ड। तो अब ये चीज से सब बच्चे अग्री करेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। यही हो रहा है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करती है, मैक्सिमम हाइट पे जैसी बॉल पहुंचती है, नीचे से इनिशियल वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो रिटार्डेशन हो रही है। अब मैक्सिमम हाइट पे जैसी बॉल पहुंचती है वो नीचे आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी 0 है, बट हाँ यहाँ पर भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है। सो यहाँ पर अ बॉडी इज हैविंग 0 वेलोसिटी बट इट इज स्टिल एक्सेलरेटिंग. So this is one of the examples where this is happening, and yes, this phenomena is possible. All right. हाँ, अगर आपकी मैक्सिमम हाइट है, सपोज अगर आप सपोज किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो रूफ पे, ठीक है, सो सपोज हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? तृप्ति इज आस्किंग द क्वेश्चन ना। तो तृप्ति आप यहां पर हो, अब आप किसी ऑब्जेक्ट को बस ऐसे रख के छोड़ देते हो, मतलब आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तब भी उसमें ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है ना. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल दैट इवन इफ यू आर प्रोजेक्टिंग द बॉल विद जीरो वेलोसिटी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर the value of initial velocity u is equal to 0, then also the object will accelerate downwards. ठीक है, so this is also a case जहां पे body की zero velocity है but still it is accelerating. All right, is it clear guys? नहीं आयुष, that yes, that can also be the thing when you know acceleration and velocity are moving in opposite directions. तो ठीक है, अब जैसे इसका तो ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले लो यार, जैसे टॉय कार है, उस टॉय कार को आप चला रहे हो, वो टॉय कार आगे भी चल सकती है पीछे भी चल सकती है. अब सपोज शिवा आई, मैं चला रही थी टॉय कार को, शिवा ने टॉय कार को ऐसे चलाया, अब मैं उसको पीछे धकेलने लग गई, तो पहले तो उसकी स्पीड कम होगी, फिर वो पीछे की डायरेक्शन में आ जाएगी. तो वो तो वही बात होगी ना कि जीरो वेलोसिटी बीच में आई एंड स्टिल इट इज एक्सेलरेटिंग.
All right, so this was the last question of today's class. ऐसे 1 घंटा खत्म हो गया है. पता चलता है कि कब 1 घंटा खत्म हो जाता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता चलता. So I have fun when I'm teaching. So I'm glad that you guys are also saying no. मतलब आप लोगों को भी पता नहीं चल रहा है. But yes, I hope कि आप लोगों को मजा आया हो आज की क्लास में. आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज हो गया हो. ठीक है. सो अगेन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जब आप अपने घर पे जाओ, आपको फ्री टाइम मिले, सो अगेन पिक अप योर एनसीईआरटी बुक, स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर, अच्छे से उसको रिवाइज करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, तो आपके जो बाकी सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली अभी जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स वगैरह, वो सब कवर करने का थोड़ा कम टाइम है, तो थोड़ा हरी में चल रहा है. बट येस, आई विल ट्राई कि जब हम फाइनली पढ़ाई करनी शुरू करते हैं एंड वी आर कवरिंग आवर फॉर्मल सिलेबस, तब मैं ये सारी चीजें कवर कर पाऊं. बच्चा डेरिवेशन वी वोंट बी डूइंग. डेरिवेशन एक बार आप अपनी एनसीईआरटी बुक से रेफर करके कर सकते हो, मुश्किल नहीं है. एक बार ट्राई करो कि वो हो जाए, क्योंकि वो ग्राफ से सीधी निकल जाती है और कैलकुलस से भी निकल जाती है. डेरिवेशन करेंगे तो पूरी क्लास उसी में चली जाएगी, क्योंकि ग्राफ का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था. बाकी क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हैं इस वाले जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना, उसमें देयर आर मोर क्वेश्चंस, सो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल एंड द कांसेप्ट ऑफ ग्राफ्स विल आल्सो बिकम क्लियर. All right, so thank you so much for attending the class, everyone. I hope that you have a good day. Bye bye, guys.